तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कपास की फसल में रोगों का नियंत्रण करके ले अधिक पैदावार। बारिश के मौसम में पशुओं को पेट संबंधी समस्याओं से बचाव के उपाय। किसान भाइयों, कपास का बाजार भाव काफी अच्छा चल रहा है और इसी बाजार भाव को देखते हुए जिन किसानों ने कपास की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में मौसम में हो रहे बदलाव के कारण कई प्रकार के रोगों का प्रकोप हो सकता है, जिनका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो कपास की फसल में भारी नुकसान हो सकता है। तो कपास की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और इनकी रोकथाम किस प्रकार से करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कपास रेशे वाली फसल है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अधिक आमदनी के लिए इसकी खेती करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं, पर कभी कभी रोगों के कारण फसल में काफी नुकसान होता है। जो किसान समय रहते रोगों की पहचान करके रोकथाम के उपाय करते हैं, उनकी फसल रोगों से होने वाले नुकसान से बच जाती है और फसल से अच्छा रेशा उत्पादन मिलता है। जड़ गलन रोग, यह रोग कपास का भयंकर रोग है। आमतौर पर इस बीमारी से 2 से 3% नुकसान हर साल होता है। यह रोग जमीन में रहने वाली राइजोप्टोनिया सोलेनाई व राइजोप्टोनिया बटाटिकोला नामक फफूंद से होता है। रोग लगे पौधे एकदम से सूखने लगते हैं और मर जाते हैं। बीमार पौधों को आसानी से उखाड़ा जा सकता है, जड़ सड़ने लगती है और छाल फट जाती है। पौधे की जड़ अंदर से भूरी व काली हो जाती है। हवा में और जमीन में ज्यादा नमी व गर्मी रहने और सिंचाई से नमी का वातावरण मिलने पर बीमारी का असर तेजी से बढ़ता है। बीमारी आमतौर पर पहली सिंचाई के बाद पौधों की 35 से 40 दिनों की उम्र में दिखना शुरू हो जाती है। रोकथाम, कपास की अगेती बुआई करें। बुआई से पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। उचित फसल चक्र अपनाएं, ऐसा करके कपास की फसल को इस रोग से बचा सकते हैं। कपास का कोणीय धब्बा और जीवाणु झुलसा रोग, इसके रोग के लक्षण पौधे के वायुवीय भागों पर छोटे गोल जल शक्ति बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। रोग के लक्षण घेटों पर भी दिखाई देते हैं। घेटों और सहपत्रों पर भी भूरे काले चित्ते दिखाई देते हैं। ये घेटियां समय से पहले खुल जाती हैं। रोगग्रस्त घेटों का रेशा खराब हो जाता है, इसका बीज भी सिकुड़ जाता है। रोग की रोकथाम के उपाय, कोणीय धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए बीज को बोने से पहले स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर बीजोपचार करें। खेत में कोणीय धब्बा रोग के लक्षण दिखाई देते ही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें और 15 दिन के अंदर पर दोहराएं, जिससे कपास की फसल को इस रोग से बचाया जा सकता है।
पत्ती धब्बा रोग। इस रोग में पत्तियों पर हल्के भूरे से गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। कुछ समय बाद ये धब्बे आपस में मिलकर अनियमित रूप से पत्तियों का अधिकांश भाग ढक लेते हैं। धब्बों के बीच का भाग टूटकर नीचे गिर जाता है। इस रोग से फसल की उपज में लगभग 20 से 25% तक कमी देखी गई है। रोग की रोकथाम के उपाय। कपास की बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेंडाजिम कवकनाशी दवा 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करें। खड़ी फसल में कवक जनित रोगों की रोकथाम के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर फसल पर 2 से 3 बार 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। न्यू विल्ट या नया उकठा रोग। कपास की फसल में उकठा रोग के लक्षण। इस रोग के कारण अचानक पूरा पौधा मुरझाकर सूख जाता है। एक ही स्थान पर 2 पौधों में से एक पौधा का सूखना और दूसरा स्वस्थ होना इस रोग का मुख्य लक्षण है। इस रोग का प्रमुख कारण वातावरणीय तापमान में अचानक परिवर्तन, मृदा में नमी का असंतुलन और पोषक तत्वों की असंतुलित मात्रा के कारण होता है। रोग की रोकथाम। नया उकठा रोग की रोकथाम के लिए यूरिया का 1.5% घोल अर्थात 100 लीटर पानी में 1500 ग्राम यूरिया के हिसाब से पौधों की जड़ के पास रोग दिखने पर डालें। ऐसा करके किसान भाई कपास की फसल को रोगों से बचाकर अच्छी गुणवत्ता के रेशे का उत्पादन लेकर अच्छी आय कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत। बारिश का मौसम पशुओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस मौसम में भले ही हरे चारे की अधिकता हो, लेकिन आमतौर पर चारा दूषित या विषाक्त हो जाता है, जिसको खिलाने से पशुओं को कई प्रकार की पेट संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में अपने पशुओं को इन समस्याओं से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर शशांक शेखर से। पोषक तत्वों के कारण हरे चारे को सर्वोत्तम पशु आहार माना जाता है। वर्तमान में व्यावसायिक फसलों का रकबा बढ़ने से हरा चारा कम होने लगा है। चारे की फसलों में बुआई के बाद पानी की कमी से वृद्धि रुक जाती है और चारा मुरझाकर सूखने लगता है। अविकसित और मुरझाए हुए चारे में जहरीले तत्व होते हैं। खासकर ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के चारे में इस प्रकार की विषाक्तता पाई जाती है। इससे पशुओं में आहार विषाक्तता बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत बरसात के दिनों में जल भराव के कारण चारा कई प्रकार से दूषित होता है। जैसे बरसात में हरा चारा परजीवियों से और अधिक नमी के कारण रखा हुआ चारा या दाना कवक से दूषित हो जाता है, जिसका सेवन करने से पशुओं में पेट संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। कभी कभी जो है बरसात के मौसम में चूँकि बरसाती चारे जो पानी में डूबा हुआ रहता है, चूँकि 100% जो है चूँकि उसमें कीड़ा जो होता है बरसात के पानी में जो तैरता है कीड़ा, जिसको अभी चूँकि हमें लीवर फ्लूक का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उसका अंडा जो है सो वो एक घोंघा जो होता है बरसात के समय निकलता है, उसका इंटरमीडिएट होस्ट है, और वो घोंघा जो अंडा छोड़ता है तो वो घास के पत्ते पर जमा हो जाता है। वही घास किसान बंधु काट के खिलाते हैं, वो पनपता है और वो मवेशी के अंदर चला जाता है। वहाँ से वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करके सेकेंडरी सिम्टम देता है, और वही एक कारण है मवेशी के बीमार होने का। या जो गांव घर में जो है भूसा रखते हैं या धान की लेवारी रखते हैं, तो उस केस में होता क्या है, उसमें फंगल ग्रोथ ज़्यादा होता है। धूप नहीं लगने के कारण जो है सो वही चारा जो है सो किसान बंधु अपने मवेशी को खिलाते हैं, और वो भी एक फर्मेंटेशन का काम करता है और गैस बनाता है। और चूँकि गैस का एक अपना बायंसी प्रेशर होता है, उस केस में भी जो है सो पेशाब पैखाना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यूरिया उपचारित चारे के अधिक सेवन से भी पशु बीमार हो सकते हैं। इसलिए एक निश्चित मात्रा में ही यूरिया उपचारित चारे के प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, नहीं तो इन सभी के कारण पशुओं को काफी तकलीफ होती है। पशु बेचैन रहता है, उसके मुंह से लार निकलती है, पशु खाना पीना बंद या कम कर देता है, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, पेट में अधिक गैस बनने लगती है, पशु को पतले दस्त होने लगते हैं, या इसके विपरीत पशु को गोबर नहीं हो पाता, और कभी कभी तो पशुओं की मौत भी हो जाती है। से हम लोग की एक सलाह है कि बरसात के मौसम में हो सके तो
चारा जो है, जो डूबा हुआ बरसाती चारा है, उसको ना खिलावें। जो चारा मॉइस्चर युक्त है, जिसमें फंगल ग्रोथ है, उसको जो है सो ना खिलावें। उसमें से थोड़ा सा क्या कहते हैं कि धूप निकलने के बाद उसमें उसको झाड़ के थोड़ा सा यूरिया का उपचार करते हुए उसको खिलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ खाना खिलाइएगा तभी हमारी मवेशी स्वस्थ रह सकती है। पशुओं में खाद्य जन्य विषाक्तता से बचाने के लिए पशुपालकों को सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे पशुओं को जल भराव वाले क्षेत्रों में चरने के लिए ना ले जाएं। खासकर बरसात के दिनों में पशुओं को हरा चारा अच्छी तरह से धोकर या साफ करके खिलाएं। सूखा आहार, दाना या चारा साफ स्थान पर रखें। पशुओं को आहार देने से पहले देख लें कि उसमें कहीं किसी प्रकार की फफूंद का प्रकोप तो नहीं हुआ है। पशुओं को समय समय पर कृमि नाशक दवा दें। यूरिया उपचारित चारे का अधिक प्रयोग पशु के आहार में ना करें। अगर चारे में यूरिया विषाक्तता हो गई हो तो पशु को सबसे पहले 25 से 30 लीटर ठंडा पानी पिलाएं। पानी में थोड़ा गुड़ व शीरा मिला दें। साथ ही 100 से 200 मिलीलीटर एसिटिक एसिड सिरका 2 से 5 लीटर पानी में मिलाकर पशु को पिलाएं। पशुओं को साफ और स्वच्छ पानी पीने को दें। रोगी पशु को तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिखाएं। किसी भी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें। बढ़ने पर होता क्या है, जैसे इस मवेशी के बारे में ही हम लोग देख रहे हैं कि अगर सबसे पहला हम लोग का ये था कि पेट में गैस है, तो गैस जो है चूँकि रूमिनल गैस है, तो उस गैस को हम लोग, चूँकि ये गैस आगे की तरफ प्रेशर डालेगा तो वो लंग्स पे ही प्रेशर डालेगा। लंग पे प्रेशर डालेगा तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर के ज़्यादा चांस होती है। तो हम लोग का फर्स्ट मोटो होता है गैस को किसी तरह रिलीज़ करवाना। वो चूँकि गैस पीछे से पास नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग रूमेन को ही पंक्चर करके और गैस को बाहर निकालने की कोशिश किए हैं और गाय को रिलीफ देना, ये चीज़। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी उपचार करते हैं, उसमें एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ लग्जेटिव देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इस तरह का लक्षण पता करने से ही हम लोग अंतिम अंजाम पे पहुंचते हैं कि एक्चुअली गाय को क्या हो सकता है, उसी के अनुरूप हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। वापसी की रास्ते मुश्किल ना हो। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। क्या बीती होगी, शायद रेप हो गया, बाद में बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो ये इस पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 43% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 28% रहने का अनुमान है। हवा की गति 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि देसी कपास में पानी की कमी दिखाई देने पर सिंचाई करें। कपास की फसल में खरपतवार न पनपने दें। देसी कपास में फूल और टिंडे गिरने की समस्या दिखाई देने पर एसीमोन या प्लानोफिक्स का 2.5 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर पानी में घोल बनाकर पहला छिड़काव कलियां बनते समय और दूसरा टिंडों के बनते ही करना चाहिए।
बीटी या नरमा कपास में सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। कपास में यदि थ्रिप्स का प्रकोप दिखाई दे तो इमिडाक्लोप्रिड 200 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से या थायोमेथाक्साम 25 WG की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग की फसल में पानी की कमी दिखाई देने पर सिंचाई करें। मूंग में हरा तेला और थ्रिप्स से बचाव के लिए डाइमिथेट 30 EC दवा की 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। ग्वार की अगेती फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथेट 30 EC 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या थायोमेथाक्साम 25 WG की 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। वर्षा की कमी होने पर किसान भाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। सिंचाई करने से पहले गन्ने की जड़ों के आसपास में मिट्टी चढ़ा दें व उनको बांध दें। फसल में यदि अगेता, तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई दे तो फ्यूराडान 3% कण 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से या फोरेट 10% कण 4 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से गोभे में डालें। किन्नों के बागों में लीफ माइनर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए एसिटामिप्रिड 20 SP की 0.4 मिलीलीटर मात्रा या क्विनाल्फास 25 EC की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खांदू, जिला बांसवाड़ा के कृषक रोशन लाल ने। ये आम की उन्नत किस्म है और रोपड़ तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रोशन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं आज आपको आम की खेती कैसी की जाए, आम के बगीचे कैसे लगाए जाएं, उसके बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम एक बहुत महत्वपूर्ण फल है तथा पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती की जाती है। लोग बगीचों में लगाते हैं। इसको बहुत पसंद किया जाता है। हर वर्ग और हर मीन्स आयु के लोगों के लिए ये बहुत पसंदीदा फल है। तो किसान भाइयों, इसकी खेती कैसे करें और बगीचे कैसे लगाएं, इसको शुरुआत से लेके सब मैं आपको बिंदुवार जानकारी दूंगी। उन्नतशील किस्मों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी कुछ भी हो और तापमान और इन सब, अगर ये सब फेवरेबल हैं, सब अच्छी स्थिति में, अगर हम किस्मों का अच्छा चुनाव नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा फलदायक नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, अल्फांजो, तोतापुरी, हिमसागर, किशनभोग, ये सब अच्छी किस्में हैं जो लगानी चाहिए। पर इन सब में थोड़ी समस्या होती है कि एक साल ये अच्छा फलन करती हैं और अगले साल उतना अच्छा फलन नहीं करती हैं। तो इसके लिए कुछ नई विकसित किस्में हैं, जैसे मल्लिका, आम्रपाली, दशहरी, गौरव, राजीव, रत्ना, ये प्रजातियां हर साल फल देती हैं। तो इन किस्मों का चुनाव करके हम हर साल फलन को प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने आम का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि का चयन और गड्ढों की खुदाई तथा खाद उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में। जब हम आम के बगीचे लगाएं तो इसमें भूमि का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो आम ऐसा फल है जो हर तरह के मिट्टी में लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक बात ध्यान देनी है कि अधिक बलुई मिट्टी, पथरीली, क्षारीय तथा जल भराव वाले ज़मीन में इसको ना लगाएं। और ये बात मैं और मुख्य रूप से बताना चाहूँगी कि किसान भाई, चूँकि बारिश का मौसम है, जल भराव की स्थिति जहाँ बनती है वहाँ जल निकास की व्यवस्था कर लें। अतः अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है इसके लिए।
वृक्षों के रोपण के संबंध में ये ध्यान रखना जरूरी है कि वर्षा काल में वृक्षों का रोपण करना चाहिए, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि वर्षा जहाँ बहुत ज़्यादा होती हो तो बरसात जब खत्म हो रही हो तो उसके अंत में ही नए पौधे लगाएं। पौधे लगाने के लिए जो मेन खेत है आपका, जहाँ आप पौधे लगाएंगे, बगीचे लगाएंगे, उसको अच्छे से उसकी जुताई कर लेनी चाहिए। जो खरपतवार पहले से हैं उसको हटा लेना चाहिए। उसके बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि पौधों को वर्गाकार आकार में लगाना सबसे अच्छा होता है, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 मीटर पर्याप्त होती है। पर आजकल सघन जो बगीचे लगाए जाते हैं वो भी प्रमुख है। उसमें आम्रपाली जो किस्म लगाई जाती है वो प्रमुख है। उसमें जो है 2.5 मीटर की दूरी, 2.5 मीटर की दूरी ही पर्याप्त होती है। गड्ढे जो बनाएं उसके लिए विशेष रूप से ध्यान देना है कि गड्ढे का जो आकार होना चाहिए वो 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर का होना चाहिए। लेकिन आजकल 90 सेंटीमीटर गुने 90 सेंटीमीटर गुने 90 सेंटीमीटर भी के गड्ढे बनाए जाते हैं, जो कि अच्छे रहते हैं। गड्ढे बनाते समय ये ध्यान रखें कि जब हमें पौधा लगाना हो उसके 1 महीना पहले ही आप गड्ढा बना ले। किसान भाइयों, गड्ढों को खोदते समय ऊपर की 30 सेंटीमीटर मिट्टी को एक तरफ और नीचे की 70 सेंटीमीटर मिट्टी को दूसरी तरफ रखें। इसके बाद गड्ढे भरते समय पहले ऊपर की 30 सेंटीमीटर वाली मिट्टी भरनी चाहिए। उसके बाद लगभग 35 से 40 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद और 2.5 किलोग्राम सुपर फास्फेट को नीचे वाली मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर भरना चाहिए। अगर मिट्टी में दीमक की समस्या हो तो 100 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस पाउडर प्रति गड्ढे की दर से खाद मिलाते समय डालना चाहिए। किसान भाई, गड्ढे को भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर तक उठा हुआ भरें। खाद डालकर और उसमें पानी सिंचाई करके उसको गड्ढे को बंद कर लेना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें आप जो है निशान लगा लें। उसके बाद जो निशान हम बनाते हैं उसमें जब नर्सरी से पौधे लाते हैं उसको लगाना होता है, तो हम जितना हमारा पॉलीथीन में वो जो हमारा नर्सरी से पौधा लाया गया है उसमें मिट्टी है, उस हिसाब से फिर से वो उस जगह से मिट्टी निकाल लेनी चाहिए और उसके बाद वो पौधा लगा देना चाहिए। को शुरुआत में हर दूसरे दिन सिंचाई करनी चाहिए और जब 2-3 महीने का पौधा हो जाता है तो हम सप्ताह में 1 दिन भी कर सकते हैं। इसमें अब चूंकि बारिश का मौसम है तो मैं निराई गुड़ाई की विशेष बात करूंगी, क्योंकि बारिश के मौसम में खरपतवार बहुत उपज जाते हैं, पनप जाते हैं। तो आपका जो 2 मीटर की परिधि जो हर पेड़ के चारों ओर बनती है, वहाँ से आप ध्यान रखें कि उसकी अच्छी जुताई कर लें और उसके बाद जो भी खरपतवार हो उसको हाथ से निकाल लें, या फिर अगर हाथ से नहीं होता तो मैकेनिकल भी विधि से, जो आजकल साइकिल और ये सब आते हैं, उससे पौधों के चारों ओर लगा लें। जब भी निकालें, जब भी इस्तेमाल करें, आप ये ध्यान जरूर दें कि जो पौधों का जो आम का पेड़ है उसके जड़ और तना को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये विशेष ध्यान दें। और निराई गुड़ाई जरूर करें, क्योंकि ये जो मेन जो है हमारा आम का पौधा, उसको जो हम न्यूट्रिएंट देते, पोषक तत्व देते, वो नहीं तो वो खुद ले लेंगे और हमारा पौधा जो होगा उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा। ये सब बातों का अगर आप ध्यान देते हैं तो व्यावसायिक तौर पे अगर आप आम लगा रहे हैं तो आपको बहुत मुनाफा होगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।